एक छोटे से कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां धूल भरी सड़कें दूर तक जाती थीं, एक पुराना ढाबा स्थित था। बोर्ड पर लिखा था अन्नपूर्णा ढाबा, लेकिन इलाके के लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि मालिक के बर्ताव से जानते थे। उस ढाबे का स्वामी था सत्यपाल, जो पूरे क्षेत्र में अपनी कंजूसी और लालच के लिए कुख्यात था। सत्यपाल का एक ही मूल मंत्र था, दुनिया में सिक्कों की घनक ही सबसे मधुर संगीत है। उसके लिए भावनाएं और ईमानदारी फिजूल की बातें थीं। उसका ढाबा हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था, लेकिन सत्यपाल का पेट कभी नहीं भरता था। अरे ओ केशु, दाल के पतीले में 2 जग पानी और डाल दे। ग्राहक यहाँ स्वाद चखने नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने आते हैं। केशु ने हिचकिचाते हुए कहा। पर सेठ जी, दाल तो पहले ही पानी जैसी दिख रही है। सत्यपाल कड़क कर बोला। ज्यादा दिमाग मत चला, वरना महीने के आखिर में हिसाब बराबर कर दूंगा। ये मेरी गद्दी है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। केशु चुपचाप काम में लग गया। वो जानता था कि पत्थर से सिर टकराना बेकार है। सत्यपाल हर चीज में हेराफेरी करता, मसालों में मिलावट, वजन में कमी और बासी सब्जियां। यही उसकी सफलता के नुस्खे थे। लोग खाते, मुंह बिगाड़ते और कभी-कभी टोकते भी। सेठ, आज सब्जी में वो बात नहीं है। सत्यपाल बेरुखी से जवाब देता। भाई साहब, जितने पैसे दिए हैं उसमें शाही पनीर की उम्मीद मत रखिए। जो मिला है चुपचाप खाइए। धीरे धीरे सत्यपाल की तिजोरी भरने लगी, लेकिन जितना पैसा बढ़ता उसकी भूख उतनी ही विकराल होती गई। उसने ठान लिया कि अब वो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जाएगा। एक दिन कस्बे में चर्चा हुई कि एक सिद्ध महात्मा इस मार्ग से गुजरने वाले हैं। सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि है। वे इंसान के भीतर का सच देख लेते हैं। सत्यपाल हंसकर बोला। अरे केशु, ये बाबा वैरागी सब दिखावा है। अगर वो मेरे यहाँ आए तो उनसे भी पूरा बिल वसूलूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो साधु महात्मा ढाबे पर पधारे। सत्यपाल ने उन्हें भी वही बेस्वाद और मिलावटी खाना परोसा और दाम ऊंचे वसूले। बाबा ने बिना कोई शिकायत किए भोजन किया और उठते समय सत्यपाल की आंखों में देखकर धीमे स्वर में कहा, वत्स, जो तू आज दूसरों को बांट रहा है, कल वही तेरी थाली में लौट कर आएगा। महात्मा चले गए। सत्यपाल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वे केवल एक और ग्राहक थे। लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। ढाबे के बाहर लटकी लालटेन हवा में किसी पेंडुलम की तरह डोल रही थी। सत्यपाल बिस्तर पर था, पर नींद गायब थी। जो तू आज बांट रहा है, कल वही तेरी थाली में आएगा। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो बार बार करवट बदलता, माथे का पसीना पोंछता। उसने उठकर अपने गल्ले के नोटों को गिना, पर आज उन नोटों की खनक में उसे वो सुकून नहीं मिला। अगली सुबह जब धूप टीन की चादरों पर चमकी, सत्यपाल ढाबे पर पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं। सेठ जी, तबीयत ठीक है ना? अपना काम कर, मेरी फिक्र छोड़। दोपहर का भोजन तैयार हुआ। सत्यपाल ने जैसे ही दाल का पहला निवाला लिया, उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। ऐसा लगा मानो वो भोजन नहीं, रेत और कंकड़ खा रहा हो। केशु, ये क्या बनाया है? वही जो रोज बनाता हो सेठ जी। सत्यपाल ने दूसरा निवाला लिया, पर गले से नीचे उतारना दूभर हो गया। आज उसे उस खाने की असली कीमत समझ आ रही थी, जो वो सालों से लोगों को खिला रहा था। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। जो भी आता एक निवाला खाता और उठ खड़ा होता। सत्यपाल, ये खाना है या सजा? आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। शाम होते होते ढाबे पर सन्नाटा पसर गया। उस रात सत्यपाल को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंतहीन सड़क पर भूखा बैठा है और खुद का ढाबा उसके सामने है। वो अंदर जाता है, पर वहां उसे वही सड़ी गली सब्जियां और गंदा पानी परोसा जाता है। वो चीख उठा और उसकी नींद खुल गई। अब लालच की जगह डर ने ले ली थी। सत्यपाल को समझ आ गया था कि वो खुद के बुने जाल में फंस चुका है। उसने एक बड़ा फैसला लिया। केशु, कुछ दिनों के लिए ढाबा बंद रहेगा। मुझे खुद की तलाश में निकलना होगा। सत्यपाल कई दिनों तक भटकता रहा। अंततः उसे नदी के तट पर वही महात्मा मिले। बाबा, मेरा अहंकार और लालच हार गया। महात्मा मुस्कुराए। पुत्र, जिस दिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, समझो उसकी जीत की शुरुआत हो गई। सत्यपाल वापस लौटा। अब अन्नपूर्णा ढाबे का कायाकल्प हो चुका था। केशु, आज से इस ढाबे में वही बनेगा जो हम खुद खुशी खुशी खा सके। शुद्ध घी, ताजी सब्जियां और भरपूर प्यार। सब्जी वाला जब बासी सब्जियां लेकर आया तो सत्यपाल ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं भाई, अब मेरा कोई भी ग्राहक बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
मुझे चंद रुपयों का मुनाफा नहीं, लोगों की दुआएं चाहिए। लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। अब ट्रक ड्राइवर वहां रुकते और तृप्त होकर निकलते। सेठ, आज तो खाने ने माँ की याद दिला दी। सत्यपाल मुस्कुराकर कहता। यही मेरी असली कमाई है भाई। एक दोपहर एक छोटा लड़का ढाबे के बाहर खड़ा था। नाम था उसका नितिन। उसके कपड़े फटे थे और आंखों में गहरी भूख। बाबूजी, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? पैसे नहीं है। पुराना सत्यपाल उसे दुत्कार देता, पर नया सत्यपाल आगे बढ़ा। अंदर आओ बेटा। केशु, नितिन के लिए एक विशेष थाली लगाओ। नितिन ने जब भरपेट खाना खाया तो उसकी आंखों की चमक ने सत्यपाल का दिल भर दिया। काम करोगे मेरे साथ? सत्यपाल ने पूछा। हाँ बाबूजी, पर मुझे पढ़ना भी है। तुम यहाँ काम भी करोगे और पास के स्कूल में पढ़ोगे भी। तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। अब सत्यपाल अमीर नहीं बल्कि समृद्ध था। नितिन सुबह स्कूल जाता और शाम को ढाबे पर हाथ बटाता। सत्यपाल अब हर ग्राहक से पूछता, भाई साहब, नमक ठीक है? कुछ और चाहिए? समय का पहिया घूमता गया। सत्यपाल ने सीखा कि लालच इंसान को अकेला कर देता है, जबकि ईमानदारी उसे पूरी दुनिया से जोड़ देती है। जिसके मन में संतोष और हाथ में ईमानदारी होती है, उसके ढाबे पर ईश्वर खुद अतिथि बनकर आते हैं। सोहनपुर गांव अपनी एक अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव की गलियों में कदम रखते ही विभिन्न व्यंजनों की खुशबू हवा में घुल जाती थी। कहीं गर्मा गर्म नूडल्स की महक, कहीं गोलगप्पों का तीखापन, तो कहीं कचौड़ी और बर्गर के ठेले सजे रहते थे। सोहनपुर के निवासी खाने के बेहद शौकीन थे, विशेषकर सड़क किनारे ठेलों पर मिलने वाले स्वाद के। इसी गांव में आर्यन और उसकी पत्नी मीरा का इंडो चाइनीज नूडल्स और मंचूरियन का एक छोटा सा स्टॉल था। उनका हाथ देसी स्टाइल के नूडल्स बनाने में बहुत सधा हुआ था। पहले वहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज सन्नाटा था। तभी एक पुराना ग्राहक आया और बोला, अरे आर्यन, तेरे हाथ के स्वाद में तो जादू है भाई। पर रोज वही नूडल्स खाकर अब जुबान कोक गई है। कुछ हटके खिला यार। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आर्यन गहरी सोच में डूब गया। तभी मीरा आई और उदास होकर बोली, आर्यन जी, आज इतने सारे नूडल्स बच गए, बिक्री इतनी कम क्यों हुई? लगता है लोगों की पसंद बदल रही है। अब हमें कुछ नया सोचना होगा। तुम जरा स्टॉल संभालो, मैं गांव का चक्कर लगाकर देखता हूँ कि आजकल भीड़ कहाँ उमड़ रही है। आर्यन सबसे पहले गोलगप्पों के ठेले पर गया। वहाँ इक्का दुक्का लोग थे। फिर वो बर्गर वाले के पास गया। वहाँ भी सन्नाटा था। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मंदी ने सबको घेर लिया है। घर लौटते वक्त वो पाव भाजी की दुकान पर रुका और बोला, भाई एक प्लेट पैक कर दो। अभी लीजिए आर्यन भाई, वैसे काम धंधा एकदम ठंडा है। अगर यही हाल रहा तो दुकान बढ़ाकर कोई मजदूरी ढूंढनी पड़ेगी। घर पहुंचते ही मीरा ने उत्सुकता से पूछा, क्या खबर लाई? आर्यन बोला, मीरा सब परेशान है। हमें अब सच में कुछ क्रांतिकारी सोचना होगा। यहीं से आर्यन और मीरा के जीवन का नया मोड़ शुरू हुआ। धीरे धीरे सोहनपुर का रंग उतरने लगा। एक एक करके गांव के सारे ठेले बंद हो गए। जो कभी स्वाद परोसते थे, अब मजबूरी में खेतों में कुदाल चलाने लगे। पूरा गांव जो कभी रौनक से भरा रहता था, अब खामोश हो गया था। अब गांव में केवल आर्यन का ठेला बचा था, पर वहां भी कोई नहीं भटकता था। एक दिन आर्यन का जिगरी दोस्त विक्रम आया और बोला, आर्यन, अब जिद छोड़ दे। इस लकड़ी के खोखे को बेच और मेरे साथ चल। इसमें अब कुछ नहीं रखा। आर्यन भावुक होकर बोला, भाई, हमारा गांव अपनी इस रौनक के लिए ही तो जाना जाता था। अगर आखिरी ठेला भी उठ गया तो सोहनपुर की पहचान ही मिट जाएगी। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, दोस्त, पहचान से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। मेरी बात मान, मेरे साथ खेत पर चल। दिन के 400 रुपए मिलेंगे और ताजे फल भी। आर्यन ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है विक्रम, कल से मैं तेरे साथ मजदूरी पर चलूंगा। शाम को उसने भारी मन से मीरा को सब बताया। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत मत हारिए, वक्त बदलेगा। तब तक खेत में मेहनत करके ही गुजारा कर लेंगे। अगले दिन से आर्यन कड़ी धूप में पसीना बहाने लगा। दिन भर मेहनत करता और शाम को जो मिलता उससे घर चलाता। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन जब आर्यन खेत के कोने में काम कर रहा था, तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। विक्रम दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, भाभी, गजब हो गया। आर्यन को सांप ने काट लिया है। मीरा के होश उड़ गए। वो बदहवास होकर अस्पताल की ओर दौड़ी। वहां आर्यन बेसुध पड़ा था। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, जहर बहुत तेज था, शरीर नीला पड़ रहा है, वो कोमा में चला गया है। हे ईश्वर, अब हमारा क्या होगा? 2 दिन बीत गए।
विक्रम अस्पताल आया और बोला, भाभी आप धैर्य रखें, मैं आपके साथ हूँ। मीरा ने रोते हुए कहा। विक्रम भाई, मेरे पास इलाज के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। विक्रम ने हौसला दिया। उसकी चिंता न करें, मैंने कुछ व्यवस्था की है और बाकी भी देख लूंगा, पर आपको आप खुद को संभालना होगा। उसी दिन सोहनपुर की सूनी सड़क पर एक नया चमकता हुआ ठेला दिखा। नमन नाम का एक लड़का वहां खड़ा था। उसके बोर्ड पर लिखा था छोले भटूरे और आलू चाट। लोग आए और देखकर चले गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा यहाँ अब ये सब नहीं चलता, अपना वक्त खराब मत कर। नमन मुस्कुराकर बोला, बाबा कोशिश करने में क्या बुराई है, चला तो ठीक, नहीं तो किस्मत। नमन ने फिर अपना दिमाग लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ दोस्तों, लाजवाब छोले भटूरे के साथ आलू चाट बिल्कुल मुफ्त, मात्र 30 रुपए में। सुनते ही लोग ठिठक गए। एक महिला ने अपने पति से कहा, सुना आपने, 30 रुपए में दो चीजें, चलो एक बार ट्राई करते हैं। चलो आज का खाना पर वो स्वाद कहा। पर पत्नी के दबाव में वो मान गया। नमन ने उसे गर्मा गर्म खाना परोसा। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, स्वाद तो लाजवाब है, और वो भी इतना सस्ता। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। गांव में फिर से हलचल शुरू हो गई। बाकी लोगों ने भी अपने ठेले दोबारा लगाए, पर किसी का जादू नहीं चला। सारी भीड़ नमन के पास ही रहती थी। मीरा ने अस्पताल से आते वक्त ये भीड़ देखी और सोचा, काश हमें भी समय रहते कुछ नया किया होता। रास्ते में उसे विक्रम मिला। भाभी सब ठीक? भाई, सारी गहने बिक गए, अब आगे का रास्ता अंधकार में दिख रहा है। विक्रम ने सलाह दी, भाभी आप आर्यन भाई का पुराना ठेला दोबारा शुरू क्यों नहीं करती? अगर वो चल गया तो पैसों का संकट खत्म हो जाएगा। पर गांव वाले तो सिर्फ नमन के पास जा रहे हैं, बाकी सब तो खाली बैठे हैं। उसने ऐसा क्या जादू किया है? भाभी इसका राज हमारे मास्टर जी बता सकते हैं। वे गांव के सबसे पुराने रसोइये हैं, उन्हें बाजार की नब्ज पता है। दोनों मास्टर जी के पास पहुँचे। मास्टर जी बोले, बेटी नौकब वही पुराना स्वाद नहीं चाहती। अगर तुम्हें बाजार में टिकना है तो तुम्हें कुछ महा धमाका करना होगा। नमन ने बस 2 डिश दी, तुम कुछ और बड़ा करो। मीरा ने कुछ देर आंखें मूंद कर सोचा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। विक्रम भाई, हम 10 तरह के अलग अलग डिशेस बेचेंगे, और वो भी मात्र 100 रुपए की एक कॉम्बो पैक में। विक्रम चौंक गया। क्या 10 चीजें सिर्फ 100 रुपए में? ये कैसे मुमकिन है? मीरा आत्मविश्वास से बोली, यही हमारी जीत का मंत्र होगा। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। दोनों ने बाजार से ताजा सामान खरीदा। घर आकर मेन्यू तैयार हुआ। भेलपुरी, पानी पूरी, बड़ा पाव, मंचूरियन, मोमोज, नूडल्स, आलू टिक्की, छोला भटूरे और मिठाई। अगले दिन सुबह तक सारी तैयारी हो गई। तभी विक्रम भागता हुआ आया। भाभी खुशखबरी, आर्यन भाई को होश आ गया है। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे तुरंत अस्पताल पहुँचे। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, मीरा सब ठीक है? अब सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। आप आज घर चल सकते हैं। घर आकर मीरा ने अपने नए बिजनेस प्लान के बारे में बताया। मुझे तुम पर गर्व है। उसी शाम विक्रम और मीरा अपना नया सुपर कोम्बो ठेला लेकर मैदान में उतरे। विक्रम ने गला फाड़कर आवाज लगाई, आओ सोहनपुर वालों, स्वाद का महाकुंभ, 10 पकवान सिर्फ 100 रुपए में। गांव वाले दंग रह गए। 10 चीजें सिर्फ 100 में? जरूर कुछ गड़बड़ है। मीरा आगे आई और बोली, भरोसा रखिए, अगर स्वाद और सफाई में कमी लगे तो पैसे वापस। देखते ही देखते वहाँ मेला लग गया। 100 रुपए में पूरा परिवार पेट भरकर वैरायटी का आनंद ले रहा था। उस एक शाम में उनकी 3000 रुपए की कमाई हुई। विक्रम उछल पड़ा, भाभी हमने कर दिखाया। कुछ ही दिनों में आर्यन भी स्वस्थ होकर काम पर लौट आया। अब आर्यन और मीरा का मैजिक कोम्बो पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। सोहनपुर की गलियों में फिर से खुशियां और स्वाद की महक लौट आई। उनकी हिम्मत और सूझबूझ ने न सिर्फ उनके परिवार को बचाया, बल्कि गांव की खोई हुई पहचान को भी नया जीवन दिया।